नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खेल न रहकर भावनाओं का ज्वार भाटा हो जाता है तो वही होता है जो पाकिस्तान और भारत में हो रहा है। एक तरफ बेहिसाब खुशी तो दूसरी ओर बेशुमार तकलीफ, मगर इन दोनों के साथ राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र के अपमान का बोध भी शामिल हो गया है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया। सवाल यह है कि देश की हार पर खुशियां मनाने वाले कौन हैं? फिलहाल सब मौन हैं। यह रिपोर्ट देखिए। दुबई में भारतीय क्रिकेटरों के छक्के छूटे, यहाँ हिंदुस्तान में लोगों के दिल टूटे, मगर कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की जीत पर भारत में पटाखे फूटे और जमकर फूटे। और पटाखे फूटे तो बहुत सारे लोगों का आक्रोश फूटा। फट पड़े लोग कि भारत में रहने वाले, भारत की खाने वाले, भारत की हार पर पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं। पटाखों की सबसे ज्यादा आवाजें सुनी पूर्व क्रिकेटर, 2 विश्व कप जिताने वाले खिलाड़ी और मौजूदा बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने रात में ही एक ट्वीट किया, पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाने वाले भारतीय नहीं हो सकते, हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। सुबह होते होते पटाखा फोड़ने वालों के लिए गंभीर का गुस्सा कई गुना बढ़ चुका था। देखिए, बहुत बेशर्मी है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर पाकिस्तान जीतता है तो कई इलाकों से या कई जगहों से लोग जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। देखिए, अल्टीमेटली जब आप अपने देश में रहते हैं तो आप अपने देश को सपोर्ट करते हैं और ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि पूरे देश में कहीं से भी इस तरीके की अगर घटनाएं हुई हैं तो ये नहीं होनी चाहिए। और आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपने देश को सपोर्ट करते हैं। हार जीत चलती रहती है, स्पोर्ट है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है कि हम अगर मैच हारे हों। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद लोगों ने रिएक्शन किया पाकिस्तान की जीत के बाद, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अपने जमाने के ताबड़तोड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर ताबड़तोड़ खेल दिखाया, लेकिन ट्विटर पर वीरेंद्र सहवाग का गुस्सा इस बात पर कम था कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े जाते हैं, बल्कि इस बात पर ज्यादा था कि दिवाली में पटाखे क्यों बैन कर दिए जाते हैं। सहवाग ने भी ट्वीट किया, दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे थे। अच्छा, वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे तो दीपावली पर पटाखों में क्या हर्ज है? पाखंड क्यों? सारा ज्ञान तभी याद आता है। अब देश के 2 धाकड़ पूर्व बल्लेबाजों का गुस्सा दिखा तो सियासी लोगों को तो अपने हक की राजनीति करनी ही थी, लिहाजा मनोज तिवारी भी तथा कथित पाकिस्तान प्रेमियों पर बिफर पड़े। ये सब घटनाएं बताती हैं कि हमारे देश में ही वेश बदल के कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते हैं, जिनको भारत की जीत या हार पे न खुशी है न गम है, दूसरों की जीत हार पे खुशी और गम दिखता है उनको। अच्छा सुनिए, भारत में फूटे पटाखों को यहाँ वालों ने जितना सुना, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान वालों ने सुन लिया। इमरान सरकार के मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने एक वीडियो ट्वीट किया। फवाद हुसैन की माने तो ये वीडियो कश्मीर का है। इस वीडियो को ट्वीट करके फवाद हुसैन ने कहा कि कश्मीर की जनता की खुशी पीएम मोदी और उनकी सरकार की आंखें खोलने वाली है। हालांकि फवाद हुसैन फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड हैं, इसलिए उनके ट्वीट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान का मैच क्रिकेट के मैदान से ज्यादा दोनों देशों की भावनाओं का खेल होता है। सब लोग नजर जमा कर रखते हैं। जीत में बेहिसाब खुशी और हार में बेशुमार लानतें आनी तय होती हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच के बाद हिंदू मुसलमान हो जाना भी एक आम बात है। इस बार खेल के मैदान को धर्म का अखाड़ा बनाया इमरान खान के गृह मंत्री शेख राशिद ने। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। शेख राशिद ने कहा कि ये इस्लाम की जीत है,
शेख राशिद के बयान पर गंभीर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसके बारे में आप क्या कहोगे? मूर्ख लोग तो पूरी दुनिया में हैं और मूर्ख लोगों का ना कोई देश है ना कोई रिलीजन है। अगर आप एक खेल को इस्लाम के साथ जोड़ेंगे या किसी रिलीजन के साथ जोड़ेंगे तो ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। और इससे आप क्या कहेंगे? जितना कम इन लोगों के बारे में बात की जाए, जितना कम इनको इम्पोर्टेंस दी जाए, चाहे वो हमारी मीडिया हो चाहे वहाँ की मीडिया हो, जितनी कम आप इम्पोर्टेंस दोगे उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि ये मूर्ख लोग ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस मिलती है मीडिया में। मैच खत्म हो गया है लेकिन रण शुरू हो गया है। ये आगे कहां तक जाएगा ये वक्त बताएगा। अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। वैसे नफरत करने वालों का ना तो धर्म होता है, ना दीन, ना ईमान, ना कोई पार्टी, ना कोई देश। इनका एक सूत्रीय उद्देश्य होता है नफरत फैलाना, नफरत बांटना, नफरत का विस्तार करना। ऐसे ही कुछ नफरती लोगों ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को निशाना बनाया है। उनके धर्म को जोड़कर उनके खिलाफ नफरत की आवाज उठाई है। और ऐसे ही कुछ नफरती लोगों ने विराट कोहली की तस्वीर पर भी सवाल उठाए हैं। डंके की चोट पर दावा तो था जीत का, लेकिन दुबई की पिच पर पासा ऐसा पलटा कि हिंदुस्तान में क्रिकेट के चाहने वालों के दिल ही टूट गए। हार की हताशा के बीच शुरू हुआ मुकाबले का विश्लेषण, जो समुदाय विशेष से नफरत तक पहुंच गया। जिस टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की जा रही थी, दुआएं पढ़ी जा रही थी, एक मैच की हार ने उसी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी को कुछ लोगों के टारगेट पर ला दिया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी पर ऐसे तंज हुए जो खेल भावना के खिलाफ हैं, बेहद शर्मनाक हैं। और जब मैच में हार के लिए पूर्व साथी खिलाड़ी को यूं निशाना बनाया गया तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का भी गुस्सा फूट पड़ा। जाती नहीं, बहुत शर्मनाक चीज़ है ये कि जो हिंदुस्तान के लिए खेलता है, जो हिंदुस्तान के लिए अपना खून पसीना बहाता है, जो हिंदुस्तान के लिए मेहनत करता है, जिसने हिंदुस्तान के लिए इतने लंबे समय तक खेलता आया है, कई इतने मैच इंडिविजुअली भी जिताए हैं, अगर एक मैच किसी का ख़राब हो जाए उसके बाद क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के है उसको टारगेट करना बहुत शर्मनाक चीज़ है। ऐसे इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम सब उनके साथ हैं, मोहम्मद शमी के साथ हैं, पूरी भारतीय टीम के साथ हैं और आखिरी दम तक रहेंगे क्योंकि यही वो भारतीय टीम है जिसने हमारे को इतनी बड़ी बड़ी जीत दिलाई भी है। अगर आप एक मैच हार जाएं और वो भी अगर किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करें, ये बहुत खराब चीज़ है। मोहम्मद शमी के खिलाफ नफरती पोस्ट के बहाने सियासत भी शुरू हो गई। वो वैसे विवाद में कूद पड़े और मजहब वाला राग छेड़ दिया। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है। तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। मोहम्मद शमी पर शर्मनाक टिप्पणी करने वाली की सोच के बारे में कुछ कहना बेकार ही है, लेकिन ऐसे लोगों को एक तस्वीर दिखाने की जरूरत है जो शायद उनकी समझ का आईना बन सके। जब जोश में डूबा हिंदुस्तान भारत की जीत के लिए नारे लगा रहा था तो यही जज्बा यूपी के शामली में मोहम्मद शमी के घर पर भी था। हर किसी की जुबान पर दुआ थी कि पाकिस्तान के खिलाफ शमी कमाल कर जाए, लेकिन क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है और जब यही अनिश्चितता शमी के खाते में आई तो उसके साथ खड़े होने के बजाय कुछ लोगों को उनका धर्म नजर आने लगा। पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर अलग बखेड़ा हुआ। पंजाब के संगरूर के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यही देखने को मिला, जहां आरोप लगा कि भारत की हार के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई, जिसे लेकर यूपी, बिहार और कश्मीर के छात्रों में बवाल हो गया। दो ग्रुपों का आपस में था, कोई ज्यादा नहीं था। सिर्फ मैच को जब देख रहे थे तब कोई आउट हो रहा था या कोई रन बन रहे थे, उस टाइम दोनों पार्टियों का जोश चल रहा था। तो उस समय थोड़ा बहुत इनका आपस विवाद हुआ था। उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इशू कोई था, जैसे जोश में लड़के में रहने वाले, तो वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। ऐसे लोगों को मैच के बाद की ये तस्वीर भी देखनी चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय कप्तान कोहली को गले लगाए हुए हैं, लेकिन ये शानदार तस्वीर भी कई लोगों की आंखों में कांटों की तरह चुभ गई। गौतम गंभीर ने ऐसे नफरती लोगों को जवाब दिया।
देखिए उसमें कोई ख़राबी नहीं है। मैच आप अंदर जब जाते हैं तब जीतने के लिए जाते हैं। मैच से पहले क्या होता है, मैच के बाद क्या होता है, अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर आप किसी के गले मिलते हैं, अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। हाँ, मैच के बीच में जब आप 40 ओवर खेल रहे होते हैं तब कोई दोस्ती नहीं है। और साथ ही में मेरा मानना ये है कि आप सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें बोली जा रही है, हम एज ए टीम जीतते हैं, हम एज ए टीम ही हारते हैं, हम एज ए नेशन जीतते हैं और हम एज ए नेशन ही हारते भी हैं। तो इसमें अगर एक या दो इंडिविजुअल्स को ब्लेम करना या पॉइंट आउट करना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन जंग के मैदान को खेल के मैदान में बदलने वाली इस भावना को शायद ही ऐसे नफरती लोग समझ सकें। आज तक ब्यूरो। इधर भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर सियासत भी है और हंगामा भी। उधर सरहद के बिल्कुल करीब श्रीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। उन्होंने भारत की जमीन से बगैर नाम लिए न सिर्फ पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा, बल्कि बता दिया कि बीजेपी के आने के बाद किस तरह से कश्मीर की हवा वहां पर बदली है। अब यहां पर खौफ नहीं दिखता, ये बातें कहते हुए नजर आए गृहमंत्री अमित शाह। शांति और विकास की राह खुलती है, इसका भी उनकी ओर से किया गया जिक्र। एक भरोसा, एक विश्वास और कश्मीर की आवाम को अपनेपन का एहसास दिलाती ये बेहद सशक्त तस्वीर है। श्रीनगर में रैली से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी सुरक्षा में लगी बुलेट प्रूफ ग्लास की शील्ड हटवा दी। इस एक तस्वीर के जरिए अमित शाह ने कश्मीर के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया और सीधे संवाद की अपील की। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। श्रीनगर की रैली में अमित शाह ने विकास के लिए घाटी के युवाओं को साथ आने को कहा और उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें, इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये गृहमंत्री का पहला जम्मू कश्मीर दौरा रहा। इस दौरे पर अमित शाह ने विपक्ष के एक एक आरोपों पर भी कश्मीर की जनता को जवाब दिया। बहुत लोगों ने सवाल उठाए, ये कर्फ्यू बंद है, इंटरनेट बंद है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सारे तहसील पंचायत के मेंबरान बैठे, जिला पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए भैया कितनी जमीन चली गई, 2 साल हो गए, कितनी जमीन चली गई? ये झूठ फैलाते। अपने दौरे में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बदलाव के लिए स्थानीय लोगों को साथ लाने की पहल की। यही वजह है कि रैली के बाद बातचीत के लिए अमित शाह सीधे लोगों के बीच पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह यहां से स्टेज से उतरते हुए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस भीड़ के बीच में यहाँ पर फेरन पहने हुए यहाँ पर मुलाकात करते हुए कैमरास निकल आए हैं। लोगों सेल्फी लगाने की कोशिश में हैं। खास तौर पे संकेत साफ है, लोगों के साथ संवाद करना चाह रहे हैं, लोगों से मिलना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कई सुझाव आए हैं, आलोचना आई है कि पाकिस्तान से बात करें, लेकिन वो वहां नहीं बात कर रहे, यहाँ पे लोगों के साथ एक हैंडशेक करते हुए। तो इन्होंने कहा हम दोस्ती करना चाहते हैं यहाँ के लोगों से। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। घाटी पहुंचे अमित शाह ने आतंकवाद पर प्रहार किया और कहा कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को अब कोई नहीं रोक सकता। मैं विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं।
अमित शाह ने मिशन कश्मीर के तीसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत खीर भवानी मंदिर में दर्शन से की। अमित शाह खीर भवानी मंदिर पहुंचे, जो घाटी में हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। पूरी श्रद्धा से अमित शाह मंदिर में पूजा अर्चना और आरती करते दिखे। इससे पहले रविवार को आरएसपुरा सेक्टर में अमित शाह बीएसएफ की आखिरी चौकी पर भी पहुंचे थे। जवानों के साथ अमित शाह ने बात की और उनका हौसला बढ़ाया था। साफ है कि सुरक्षा के साथ ही अमित शाह ने हर उस मोर्चे की मुश्किल को दूर करने की पहल की है जो जम्मू कश्मीर के विकास की रफ्तार में बाधक है, और इस पहल का असर जल्द ही पूरे जम्मू कश्मीर में नजर आने की उम्मीद है। कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और अब आपको थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखाते हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह डल लेक पहुंचे थे। अमित शाह के साथ ही एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। वहां की खूबसूरत तस्वीरें डल लेक पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गृह मंत्री पहुंचे और वहां पर जो कश्मीरी महिलाएं हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। डल लेक की ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए। Worthy Chief Secretary Jammu and Kashmir and other पर रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ कि वो लाइट स्विच ऑन करके इनॉग्रेट एक बार यहाँ पर हाउस बोट फेस्टिवल बना रहे हैं। हाउस बोट्स डल लेक शिकारा एक दूसरे के पूरक, और आपने देखा किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन वहां पर अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब आपको उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का मिजाज भी बता देते हैं। बीजेपी ने मानो ठान लिया है कि वो हर हाल में पूर्वांचल के जरिए फिर से यूपी में जीत की इबारत लिखेगी। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने पूर्वांचल के विकास के लिए सौगातों का पिटारा तो खोला ही, साथ ही यूपी के विकास का ताना बाना भी बुना। हर हर यूपी के रण में विपक्षी दल सियासी सेहत दुरुस्त कर चुनावी दंगल में उतरने की कोशिश में है, और इस बीच बीजेपी ने जनता की सेहत के जरिए जीत का नया प्लान पेश कर दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर पहुंचे पीएम मोदी ने एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, जो साफ बताता है कि चुनाव से ठीक पहले काम के दम पर बीजेपी विपक्ष के हर दाव का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। हमसे पहले बरसों तक जो सरकार में रहे, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे हैं। सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में ये मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिनकी लागत 2329 करोड़ रुपए है। बड़ी बात यह भी है कि इसमें से ज्यादातर जिले पूर्वांचल के हैं, जहां पीएम मोदी के यूपी दौरे का दूसरा पड़ाव रहा। इसके बाद वाराणसी के लोगों के लिए पीएम ने सौगात की झड़ी लगा दी। यहीं पर पीएम ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया, जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस मिशन पर अगले 5 सालों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत जिला स्तर पर आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की सुविधा सहित 37,000 बेड्स विकसित किए जाएंगे। साथ ही वाराणसी में करीब 5,189 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपी के चुनावी महासमर में कूदने के लिए पीएम ने पूर्वांचल का रास्ता ही क्यों चुना? दरअसल पूर्वांचल में बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले 4 महीने में पीएम तीसरी बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। 404 विधानसभा सीटों वाले यूपी में 130 सीटें पूर्वांचल से आती हैं। यानी अगर यूपी की सत्ता पर काबिज होना है तो सूबे की 33% सीटों पर कब्जा करना ही होगा।
इससे पहले भी पीएम ने 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी पूर्वांचल से ही की थी। इसलिए बीजेपी को बखूबी पता है कि पूर्वांचल में बीजेपी का बम बम हो गया तो इस बार भी लखनऊ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लखनऊ की दौड़ में कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। यही वजह है कि पूर्वांचल में जय के जरिए बीजेपी यूपी में विजय का प्लान तैयार कर रही है। सिद्धार्थनगर से समर्थ श्रीवास्तव और वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उधर अयोध्या पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरयू आरती में शामिल हुए और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। कल केजरीवाल अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विपक्ष दलों के लोग कह रहे हैं चुनावी मौसम में केजरीवाल को याद आ गई अयोध्या की, जबकि अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अयोध्या में पूजा अर्चना करते हुए। एक बार सुनते हैं। पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि।